हेलो स्टूडेंट्स, सोनू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका अगेन स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बेसिक सपोर्ट की क्लासेस में आज हम क्लास नंबर 8 में पहुंच चुके हैं और ऑर्गेनिक बेसिक सपोर्ट में आप लोगों को मैं 4 टॉपिक और लगभग 5 स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करा चुका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक क्लासेस को अच्छे ढंग से सीखने के लिए हमें पुरानी यादों को थोड़ा सा ताज़ा करना पड़ता है। हमने केमिस्ट्री को स्टार्ट किया पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों की संख्या से। उसके बाद मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों की डेफिनेशंस को क्लियर किया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिक स्टार्ट कर चुके हैं, चैप्टर स्टार्ट करने में अभी समय है। बेसिक में हमने असंतृप्तता गुणांक को पढ़ा, हमने कार्बन की डिग्रियों को पढ़ा, उसके बाद हमने क्रियात्मक समूहों को रीड किया और अब हम आज टॉपिक नंबर 5 पे हैं। पुराने सभी टॉपिकों को रिवाइज करने के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस की प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। जितना भी सिलेबस उनमें हुआ है आप उसे आसानी से ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से रीड कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की तरह मैं आपको करा रहा हूँ। जैसे हम ऑफलाइन कराते हैं अपने बैचेस में, वैसे ही मैं आपको डील करा रहा हूँ। जैसे ही चैप्टर चालू होगा, चैप्टर की पूरी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, वहाँ मैं लिंक डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। फिलहाल हम बेसिक को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक नंबर 5 अमीनो अम्ल पर आते हैं। स्टूडेंट्स, अमीनो अम्ल मतलब अमीनो एसिड। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अमीनो अम्ल हमारे चैप्टर नंबर 14 जैव अणु का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अमीनो अम्ल हर बार राजस्थान बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में इंक्लूड है, लेकिन प्रीवियस पेपर में अभी तक 2 या 3 साल पहले के पेपर में इसकी एंट्री नहीं हुई है। इस बार ये टोटली इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पता है, हमारी केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनकी डेफिनेशन उनके नाम से बन जाती है और उन टॉपिकों में से अमीनो अम्ल, अमाइनो एसिड एक प्रमुख टॉपिक है। जैसे इस अमीनो अम्ल को मैंने इस तरीके से लिखा, याद करने का तरीका देखिएगा आप। अमीनो वर्ड का इस्तेमाल हम अपनी पूरी केमिस्ट्री में बॉन्ड NH2 के लिए करते हैं और अम्ल शब्द का इस्तेमाल हम पूरी केमिस्ट्री में बॉन्ड COOH के लिए जनरली करते हैं। अमीनो वर्ड बॉन्ड NH2 के लिए और अम्ल वर्ड बॉन्ड COOH के लिए। पता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें अमीनो समूह मतलब बॉन्ड NH2 और अम्ल समूह मतलब बॉन्ड COOH दोनों एक साथ पाए जाते हैं, उसे कहते हैं अमीनो अम्ल। अब आप देखिए, अमीनो अम्ल को जो रटता है, मैं समझता हूं वो अपना टाइम स्पेंड करता है। थोड़ा समझ के रटिए। अमीनो अम्ल, अमाइनो एसिड की डेफिनेशन को हमें याद करना है। अमीनो अम्ल हम किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें अमीनो समूह बॉन्ड NH2, अम्ल समूह बॉन्ड COOH दोनों एक साथ पाए जाते हैं, उसे कहते हैं अमीनो अम्ल। पता है, हम स्टूडेंट्स की IQ लेवल चेक करने के लिए, प्रैक्टिकल वाले एग्जामिनर IQ लेवल चेक करने के लिए बच्चों के सामने देखो डिजाइन बनाते हैं लाइक दैट। अब वो पूछते हैं उनसे, ये मैंने क्या बनाया है? अब आप कॉमन सेंस लगाइए। इस यौगिक के अंदर अमीनो ग्रुप है, इस यौगिक के अंदर अम्ल ग्रुप है और जिन यौगिकों में अमीनो और अम्ल दोनों होते हैं उसे हम नाम देते हैं अमीनो अम्ल। अमाइनो एसिड, द कंपाउंड विच कंटेन अमाइनो ग्रुप एंड एसिड ग्रुप इन टुगेदर इज सेड टू बी अमाइनो एसिड। अब देखो, मैंने अमीनो अम्ल की परिभाषा को केवल इंग्लिश में बोला है, तो इंग्लिश लैंग्वेज से कितना वजन सा आ गया है। एग्जामिनर के सामने, इंटरव्यूअर के सामने हम थोड़ी सी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोले तो उसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। हालांकि क्लासेस हिंदी मीडियम की हैं, इंग्लिश मीडियम की वीडियो आज अपलोड हो रही है इसी वीडियो के साथ में, तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स अपना कंक्लूजन तैयार कर लेंगे। बाकी का हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं ये बोलूँगा कि कुछ इंग्लिश वर्ड अपने बोर्ड की क्लासेस की कॉपी में
आप ज़रूर रिप्रेजेंट करके आएँ। अमीनो अम्ल डेफिनेशन 100%। क्वेश्चन बताऊँ आप लोगों को कैसे आता है बोर्ड में। अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, इसके दोनों वर्गीकरण समझाइए। अब आप कहेंगे यार अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, ये तो हमने समझ लिया, वर्गीकरण आगे अभी आने वाला ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अमीनो अम्ल की परिभाषा को यार बच्चों आप भूलें नहीं। और आप ये जानते हैं कि मैंने जिस तरीके से आपको बताया है शायद आप कोई भूलेंगे भी नहीं, और ये तो टॉपिक चैप्टर में आएगा ही आएगा, चाहे लॉकडाउन कितना भी बढ़ जाए ये चैप्टर बोर्ड नहीं हटाएगा। हालांकि सुनने में ये आया है कि 25% सिलेबस बोर्ड कम कर सकती है सितंबर क्लासेस स्टार्ट होने की वजह से, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, केवल रूमर है। लेकिन मैं ये कंफर्म करता हूँ कि अमीनो अम्ल का टॉपिक आपका नहीं हटेगा। अमीनो अम्ल जैसे टॉपिक तो स्कोर बनाते हैं यार, डेफिनेशन अपने शब्दों से बयां हो जाती है। अमीनो अम्ल किसे कहते हैं ऐसे बोर्ड देता है, और जो लिख के नहीं आते मुझसे कहते हैं सर हम भूल गए, दिमाग से निकल गया। बड़ी अजीब बात है यार, जिसकी डेफिनेशन उसके नाम से बन रही है वो दिमाग से निकल गया। अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, अमीनो और अम्ल ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें अमीनो समूह पहचान लीजिए, बॉन्ड NH2, और अम्ल समूह बॉन्ड COOH दोनों एक साथ पाए जाते हैं, उसे कहते हैं अमीनो अम्ल। तो मैं समझता हूँ अमीनो अम्ल की डेफिनेशन सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। और अब मैं कुछ आपको अमीनो अम्ल से रिलेटेड नया दिखाता हूँ। ये टॉपिक स्टूडेंट्स हाथ से नहीं निकलना चाहिए, अभी तो ये चैप्टर में भी आएगा, अभी तो बेसिक में चल रहा है, इसके अलावा चैप्टर में भी आएगा, आप देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया CH2 बॉन्ड COOH बॉन्ड NH2। अब आप मुझे बताइए क्या ये अमीनो अम्ल है। आपके दिमाग में आ रहा होगा बिल्कुल सर आपने समझाया है, जिन यौगिकों में अमीनो समूह बॉन्ड NH2, जिन यौगिकों में COOH समूह अम्ल दोनों एक साथ होते हैं क्या कहलाते हैं, अमीनो अम्ल, अमाइनो एसिड। अच्छा, मैंने एक और यौगिक बनाया लाइक दैट, अमीनो समूह अम्ल समूह 100% अमीनो अम्ल। एक और ग्रुप मैंने बनाया लाइक दैट, अमीनो समूह अम्ल समूह 100% अमीनो अम्ल। स्टूडेंट्स, अमीनो अम्ल को पहचानना, अमीनो अम्ल को रिकॉग्नाइज करना इज टू इजी। अमीनो समूह बॉन्ड NH2, अम्ल समूह बॉन्ड COOH दोनों एक साथ जिसके अंदर होते हैं उसे कहते हैं अमीनो अम्ल। ये पहली कैटेगरी अमीनो अम्ल की, ये दूसरी कैटेगरी अमीनो अम्ल की, ये तीसरी कैटेगरी अमीनो अम्ल की। देखो मुझे कंफर्म तो नहीं है पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि स्टूडेंट जनरली पढ़ते हैं कि क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा होता है, के बगल वाला कार्बन बीटा होता है, के बगल वाला कार्बन गामा होता है। इससे भी आगे आए तो बगल वाला कार्बन डेल्टा होता है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा बाई चांस आपको याद नहीं होते तो अपने घर को आप क्रियात्मक समूह COOH समझिए, तो आपके जस्ट बगल वाला घर कौन सा हुआ, अल्फा, उसके बगल वाला घर कौन सा हुआ, बीटा, उससे बगल वाला घर कौन सा हुआ, गामा, उससे भी बगल वाला घर कौन सा हुआ, डेल्टा। और मैं कहता हूँ कोई एड्रेस पूछने आता है और वो आपसे तीसरे घर का एड्रेस पूछ रहा है तो अपनी लैंग्वेज में बताइए भैया जरा गामा पे चले जाइए, आपको अजीब नज़रों से देखेगा। समझ जाना, साइंस ज़िंदगी में कभी रही नहीं है उसके पास, वो इसीलिए अजीब निगाहों से देख रहा है, लेकिन हमको याद हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा, हमारा घर COOH है तो पहला घर अल्फा, दूसरा घर बीटा, तीसरा घर गामा और चौथा घर क्या होगा, डेल्टा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH को बेस मानते हुए अल्फा बीटा गामा डेल्टा चलते हैं। यदि मैं इस सीरीज को फॉलो करता हूं तो COOH के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या हुआ, अल्फा। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो अमीनो अम्ल आपको नजर आ रहा है उसमें अमीनो ग्रुप अल्फा पे अवेलेबल है, तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं अल्फा अमीनो अम्ल से। ओके, कैटेगरी नंबर 1। अब जरा इसे देखिए,
एग्जाम्पल 2 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। COOH के जस्ट बगल वाला कार्बन, अल्फा के बगल वाला कार्बन क्या हुआ, बीटा, बीटा पे अमीनो बोले तो बीटा अमीनो अम्ल, बीटा अमीनो एसिड। COOH के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या हुआ, अल्फा के बगल वाला कार्बन क्या हुआ, बीटा के बगल वाला कार्बन क्या हुआ, गामा, और गामा पर अमीनो ग्रुप, दैट मीन्स गामा अमीनो अम्ल, कैटेगरी नंबर 3। ये पहली कैटेगरी अल्फा अमीनो अम्ल, ये दूसरी कैटेगरी बीटा अमीनो अम्ल, ये तीसरी कैटेगरी गामा अमीनो अम्ल। अमीनो अम्लों को हमने NH2 समूह की स्थिति के आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर दिया, अल्फा अमीनो अम्ल, बीटा अमीनो अम्ल और गामा अमीनो अम्ल। इज इट क्लियर? देखिए, मैं रियश्योर तो नहीं हूं, पर राजस्थान बोर्ड यदि 2 नंबर में इस क्वेश्चन को देता है, हालांकि 2 नंबर में देगा नहीं क्योंकि वो चैप्टर ही पूरा 2 नंबर का है, बाई चांस 2 नंबर में देता है तो आपको दोनों वर्गीकरण लिखने पड़ेंगे, और यदि 1 नंबर में देता है तो आधे नंबर की डेफिनेशन और आधे नंबर का वर्गीकरण। अब आप कहेंगे सर 2 वर्गीकरण कैसे, तो एक ही कराया है आपने। सेकेंड वर्गीकरण पे आते हैं, एक बार हल्का सा रिवाइज गौर से देखिए सर। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक नंबर 5 बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल हम उसे कहते हैं जिसमें अमीनो समूह बॉन्ड NH2 और अम्ल समूह बॉन्ड COOH दोनों एक साथ पाए जाते हैं, उसे हम अमीनो अम्ल की कैटेगरी में रखते हैं। अमीनो ग्रुप की पहचान बॉन्ड NH2 बिल्कुल रखना पड़ेगा। अंकों को रट के आए हो आप, 7 कैसे बनाते हैं, 8 कैसे बनाते हैं, 9 कैसे बनाते हैं, कोई लॉजिक नहीं जानता, डिजाइन देख के पहचानते हो। अब भी डिजाइन देख के पहचानो। बॉन्ड NH2 पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी लिखा मिले अमीनो ग्रुप है, बॉन्ड COOH कहीं भी लिखा मिले कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप है। तो जिन यौगिकों में अमीनो और अम्ल दोनों होते हैं उसे कहते हैं अमीनो अम्ल। अमीनो अम्लों का वर्गीकरण चल रहा है और हम पहला वर्गीकरण ऑटोमेटिक कंप्लीट कर चुके हैं। NH2 समूह की स्थिति के आधार पर यदि NH2 समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल के कंपेरिजन में अल्फा पे है तो वो अल्फा अमीनो अम्ल है, यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल के कंपैरिजन में NH2 ग्रुप बीटा पे है तो वो बीटा अमीनो अम्ल है, और यदि गामा पे है तो वो गामा अमीनो अम्ल है। पहला वर्गीकरण कंप्लीट है। अब आते हैं जरा हम सेकंड क्लासिफिकेशन पर, दूसरे वर्गीकरण पर। देखो स्टूडेंट, जैसे मैंने एक एग्जांपल बनाया, लाइक दैट। देखिए, बताना चाहूँगा कि COOH पहचान होती है अम्लीय ग्रुप की और NH2 पहचान होता है क्षारीय ग्रुप की। NH2 क्षारीय क्यों होता है ये आपको चैप्टर नंबर 13 में पता चलेगा, लेकिन NH2 समूह अपनी क्षारीय प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट करता है और COOH समूह अपनी अम्लीय प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि इस पूरे यौगिक में अमीनो और अम्ल दोनों हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं अमीनो अम्ल। ओके, मैंने एग्जाम्पल सेकंड बनाया। अमीनो ग्रुप, अम्ल ग्रुप दोनों अमीनो अम्ल। ये थोड़ा सा छोटा सा हो गया, लेकिन ये COOH ग्रुप ही है। ओके, अच्छा, एग्जाम्पल 3 से मिलते हैं। अमीनो ग्रुप, अम्ल ग्रुप बोले तो पूरे यौगिक का नाम अमीनो अम्ल। देखिए, दिमाग में सेटअप पॉइंट बनाइए। COOH अम्लीय होता है, लॉजिकली बताऊंगा चैप्टर नंबर 12 में आपको कि अम्लीय क्यों होता है। NH2 ग्रुप क्षारीय होता है, लॉजिकली बताऊंगा चैप्टर नंबर 13 में कि ये क्षारीय क्यों होता है। अम्लीय समूह, क्षारीय समूह दोनों की संख्या देखना बराबर है क्या, ये भी एक है, ये भी एक है, दोनों ने अपने प्रॉपर्टीज को न्यूट्रल कर दिया, उदासीन कर दिया। अम्लीय ने क्षारीय को उदासीन कर दिया और बनने वाला अमीनो अम्ल किस कैटेगरी का अमीनो अम्ल हो गया, उदासीन अमीनो अम्ल, कैटेगरी नंबर 1। आप इस अमीनो अम्ल को देखिए, इस अमीनो अम्ल में अम्लीय समूह ज्यादा हैं और क्षारीय समूह है कम। कॉमन सेंस से देखिए, अम्लीय समूहों की संख्या 2 है,
क्षारीय समूह की संख्या ओनली एक है, कौन ज्यादा हुआ? अम्ल ज्यादा हुए और क्षार हुए कम। जो ज्यादा है उसी के नाम पे नॉमेनक्लेचर होगा अम्लीय अमीनो अम्ल। कैटेगरी नंबर 2, जरा इसे देखिए, क्षारीय ग्रुप ज्यादा है, अम्लीय ग्रुप कम है। अम्लीय मतलब एसिडिक, क्षारीय मतलब बेसिक। क्षारीय ग्रुप ज़्यादा है, अम्लीय ग्रुप कम है। क्षार ज़्यादा होने की वजह से कैटेगरी हो जाती है क्षारीय अमीनो अम्ल की नंबर 3। पता है स्टूडेंट्स, ये दोनों वर्गीकरण हमारे सिलेबस का हिस्सा है। पहला वाला वर्गीकरण NH2 समूह की स्थिति के आधार पर है, जिसमें NH2 समूह अल्फा कंडीशन पे होने पर अल्फा अमीनो अम्ल, NH2 समूह बीटा कंडीशन पे होने पर बीटा अमीनो अम्ल, NH2 समूह गामा कंडीशन पे होने पर गामा अमीनो अम्ल। दूसरा वर्गीकरण इन समूहों की संख्या के आधार पर है। यदि अम्लीय समूह क्षारीय समूह दोनों बराबर संख्या में हैं, उदासीन अमीनो अम्ल। यदि अम्लीय समूह ज़्यादा हैं, क्षारीय समूह कम है, अम्लीय अमीनो अम्ल। और यदि क्षारीय समूह ज़्यादा हैं, अम्लीय समूह कम है, क्षारीय अमीनो अम्ल। स्टूडेंट्स, अमीनो अम्ल एक ऐसा टॉपिक है जो कभी भी किसी के दिमाग से नहीं उतर सकता। पढ़ने के तरीकों को चेंज करिए, सिस्टमेटिक पढ़िए, हर चीज़ फिक्स कर दीजिए। आप आउटडोर गेम खेलते हैं, बाहर जाकर, लॉकडाउन में है फिर भी खेलते हैं, तो आप जब भी गेम खेलने के लिए जाएं तो 1 मिनट सोच के जाइए। आप टेनिस खेल रहे हैं, आप शटलकॉक से खेल रहे हैं, दिमाग में सेटअप बना के रखिए। रैकेट अमीनो ग्रुप बॉन्ड NH2, शटल COOH ग्रुप, दोनों एक साथ बोले तो अमीनो अम्ल। कोई भी सिस्टम यूज करिए। आपके घर में कोई तम्बाकू खाता है, तम्बाकू में वो 2 चीज़ मिक्स करते हैं, सुपारी मिक्स करते हैं तम्बाकू में, हम देखते हैं कई बार हाथों में हिलाते हुए देखते हैं। तो कॉमन सेंस लगाइए, दिमाग में सेटअप बना लीजिए। तम्बाकू होता अमीनो ग्रुप, उसमें मिलाए जाने वाला होता अम्ल ग्रुप, और जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? अमीनो अम्ल। मैं समझता हूँ इन चीज़ों को आप अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग तरीके से याद करें तो आपको बहुत अच्छे ढंग से याद होगा, और ऐसा याद होगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। पता है स्टूडेंट्स, बेइज्जती जो होती है ना, उसके अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। हमारे पिताजी हमसे कहा करते थे कि हमारे पास साइंस रही थी और हम ऐसे तैयारी करते थे, वैसे तैयारी करते थे। जब 11th में मैं था तो 11th में हमारे पिताजी हमारे गांव के घर में सफ़ेदी कर रहे थे और उन्होंने सफ़ेदी को मटके में डाल के बना रखा था। नहीं साइंस ली थी, तो हमने जनरली पूछना चाहा, जैसा कि हमारे हमारे पिता बता रहे हैं कि हमारे पास साइंस रही थी, तो जनरली मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि पापा इस सफ़ेदी को मटके में क्यों घोलते हैं? बाल्टी ले सकते हैं, तसला ले सकते हैं, एनीबडी एल्स कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, पर बाल्टी मतलब सफ़ेदी को मटके में क्यों घोलते हैं? यकीन मानिए उन्होंने हल्का सा तमाचा दिया और मुझसे कहा, बाद में बताऊंगा, पहले चाय का ऑर्डर करके आ। माता पिताओं के लिए हमारे दिमाग में सम्मान वहीं की वहीं है, लेकिन एक चीज़ निकल के आई दिमाग में। हमारा माइंड उस समय जितना भी डेवलप था, हमने सोचा कि पिता हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन 100% ये पढ़े नहीं थे। इन्होंने जो साइंस लेने की जो भी बात हमसे कही है, या तो वो गलत कही है या फिर वो सही मायने से नहीं पढ़े। तो एक हल्की सी बेइज्जती का आलम होता है ना। आप कॉमन सेंस लगाइए, आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद आपका बच्चा आपसे पूछता है, बॉयज़ व्यूअर हैं तो वो सुन रहे होंगे, वो उनसे पापा कहेगा, गर्ल्स व्यूअर हैं तो वो सुन रहे होंगे, वो उनसे मम्मी कहेगा। उसने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, पापा साइंस रही थी क्या? आपने बड़े जोश से बोला, बदतमीज, साइंस रही थी, हम बहुत शानदार स्टूडेंट रहे थे अपनी टाइम के और ज़बरदस्त याद था। अरे पापा फिर तो बहुत अच्छा है। आप बताना अमीनो अम्ल किसे कहते हैं? अमीनो अम्ल, बट्टी बुझ गई आपकी, हाँ ना। जो उसमें आके आप क्या कहेंगे? हाँ, पानी लेके आ। पता है पानी तो वो ले आएगा, मन ही मन में क्या कहेगा पता है? जानते कुछ है नहीं, वैसे ही बकवासबाजी करते हैं, साइंस रही थी, वो रही थी। अरे 50 टॉपिक तो ऐसे बनाओ जो आपके आने वाले बच्चों पे आपका इम्प्रेशन छोड़े। आप इसी सीटी को दोबारा घुमाओ, वापस उसी जगह पे पहुंचो, वही कंडीशन क्रिएट करो। मैं क्रिएट करता हूँ। पापा साइंस रही थी क्या आप पे? हाँ साइंस रही थी, ज़बरदस्त साइंस रही थी, अच्छे पढ़े थे। पापा अमीनो अम्ल क्या होते हैं? सुन,
अमीनो ग्रुप पहचान होती है बॉन्ड NH2 की, अम्ल ग्रुप पहचान होती है बॉन्ड COOH की, और जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो हम उसे अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो अम्लों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है, बॉन्ड NH2 समूह की स्थिति के आधार पर अल्फा बीटा गामा, उनकी संख्या के आधार पर अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। बेंजीन का खोजकर्ता, ओजोन का खोजकर्ता, वो अपने आप कह देगा पापा रुको, गजब परफॉर्मेंस, एक जबरदस्त इमेज उसके दिमाग में जाएगी कि यार जबरदस्त पढ़े थे। वो हमेशा ये कहेगा, अपने फ्रेंड से भी कहेगा यार जबरदस्त फादर है मेरे यार। उनको वो सारी चीज़ें अभी तक याद हैं जो उन्होंने 12th में पढ़ी हैं, 11th में पढ़ी हैं। लगता नहीं है कि कुछ टॉपिकों को हम जीवन भर के लिए याद कर सकते हैं। उनमें से अमीनो अम्ल एक ज़बरदस्त टॉपिक है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव व्यूज़ में पूछा जाता है, बहुत सारे सिचुएशंस पे ये हमें सेव करता है। इंटरव्यूअर अमीनो अम्ल को पूछता है, अमीनो अम्लों के वर्गीकरण को पूछता है। कुल मिला के अमीनो अम्ल हमें सेव करता है। और मैं ये जानता हूँ कि अमीनो अम्ल बिल्कुल कठिन टॉपिक नहीं है। अमीनो अम्ल की पहचान स्टूडेंट आसानी से करते हैं। अमीनो अम्ल को बहुत अच्छे ढंग से वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिक्टेट कर सकते हैं। चाहे किसी भी कैटेगरी के व्यूअर्स हों, उन्हें अमीनो अम्ल समझ में आ गया होगा कि सोनू सर ने अमीनो अम्ल को हमें समझा दिया। हालांकि मैं आपको ये रिपीट करना चाहूँगा कि ये टॉपिक एज इट इज़ चैप्टर में आएंगे, और मैं बताना चाहूँगा कि मैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ। वीडियो को लगातार आप देखते रहिए। आप बिल्कुल भी दिमाग से टेंशन हटा देना कि कुछ ही वीडियो बनेंगे पूरी साल। लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं है। ये हमारा एक अलग बैच है जिसमें हम अपने कैरियर को बनाने के लिए, टॉपिकों को क्लियर करने के लिए लगातार क्लासेस लेते हैं। तो व्यूअर्स, आप जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो आप बिल्कुल ये नहीं समझिएगा कि हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है, कुछ ही वीडियो बनेंगे, पूरे सिलेबस के वीडियो बनेंगे जो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। और मैं टॉपिकों को हमेशा इस तरीके से समझाता हूँ जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूँ अभी भी। तो बैकअप पॉइंट पे आते हैं। हमने अमीनो अम्ल को ऑलरेडी पढ़ लिया है। अमीनो अम्ल किसे कहते हैं वो हम पढ़ चुके। अमीनो अम्लों का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया। यहीं पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जब आप चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे तो वहाँ अमीनो अम्लों से रिलेटेड एक टॉपिक और आपको मिलेगा। हालांकि टॉपिक अभी और भी हैं, पर बेसिक में हमें ये कवर करना पड़ता है। अमीनो अम्ल एक बड़ा टॉपिक है। इसके भौतिक गुणधर्म है, इसके रासायनिक गुणधर्म है, कई चीज़ें हैं इसकी। लेकिन ये जो मैंने वर्ड लिखा है अनिवार्य अमीनो अम्ल, आई लाइक टू से एसेंशियल अमीनो एसिड, ये भी रेगुलर बोर्ड में पूछा जाता है। अमीनो अम्ल की डेफिनेशन नहीं आई, अमीनो अम्ल का वर्गीकरण नहीं आया, तो स्टूडेंट्स अनिवार्य अमीनो अम्ल तो भाई निश्चित आएगा। क्या होता है सर ये? जरा सुनिए। हमारी ह्यूमन बॉडी में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। ह्यूमन बॉडी में जीव जंतुओं की बात करें तो 24 भी होते हैं, लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे अंदर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। पता है, इनमें से 10 अमीनो अम्ल तो रेगुलर हमारी बॉडी में बनते हैं। हमारा लिवर रेगुलर उनको बनाता है। चाहे आप फास्ट फूड खाइए, चाहे आप स्लो फूड खाइए, चाहे आप खाइए ही मत, रेगुलर व्रत रहिए, लेकिन फिर भी 10 अमीनो अम्ल, 10 अमीनो एसिड रेगुलर हमारी बॉडी में बनते रहते हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो कॉमन सेंस लगाइए, यदि 10 अमीनो अम्ल हमारी बॉडी के अंदर रेगुलर बनते हैं तो क्या उनकी कभी डेफिशिएंसी हो सकती है? क्या उनकी कभी कमी हमारी बॉडी के अंदर हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो रेगुलर बनते हैं। ऐसा ही माता पिताओं का प्यार होता है हमारे लिए, वो रेगुलर हमारे पास रहता है, और जो रेगुलर हमारे पास रहता है ना, उसकी कोई कदर नहीं होती स्टूडेंट्स। इन 10 अमीनो अम्लों की कोई कदर नहीं है जो हमारी बॉडी में लगातार बनते हैं। इनकी कमी कभी हमारे अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि ये लगातार बनते हैं। और यदि ये लगातार बनते हैं, इनकी कमी कभी हमारे अंदर नहीं हो सकती, तो क्या इनकी कमी से कभी कोई रोग हमारे अंदर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो भाई ये तो अनिवार्य नहीं हो सकते। कन्फ्यूजन है बच्चों, गड़बड़ मत कर देना बोर्ड एग्जाम्स में। जो 10 अमीनो अम्ल रेगुलर हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, लिवर के अंदर प्रिपेयर होते हैं, वो अनिवार्य नहीं है, उनकी कभी कमी हमारे अंदर नहीं हो सकती। द अमीनो एसिड्स विच कैन सिंथेसाइज्ड इन अवर ह्यूमन बॉडी
रेगुलरली इज सेड टू बी एसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो अम्ल जो हमारी बॉडी के अंदर लगातार बनते हैं वो अनिवार्य अमीनो अम्लों की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि वो तो लगातार बनते हैं, उनकी कमी कभी हो ही नहीं सकती। अब बचे 10। मैं सीधी रिमाइंड कर रहा हूं, हमारी बॉडी के अंदर टोटल 20 अमीनो एसिड, 20 प्रकार के अमीनो एसिड, 10 लगातार बनते हैं, उनकी कमी कभी नहीं हो सकती, वो अनिवार्य नहीं होते, उन्हें अनिवार्य या अनावश्यक अमीनो अम्ल बोलते हैं। अब 10 तो हमारी बॉडी में बन ही रहे हैं। अब बचे 10। भगवान ने 10 अपने हाथ में यूं लिए और यूं फेंक दिए। कोई गाजर में गिरा, कोई मूली में गिरा, कोई मतलब सलाद में, बस सलाद में जाके ये 10 अमीनो अम्ल गिर गए। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, ये जो 10 अमीनो अम्ल हमारी बॉडी में नहीं बनते, जिन्हें हमें बाह्य खाद्य स्रोतों से लेना पड़ता है, इनकी कमी हमारे अंदर हो सकती है या नहीं हो सकती? आपने मन में आंसर सोच लिया होगा, इनकी कमी तो सर हो सकती है हमारे अंदर, क्योंकि ये जो 10 अमीनो अम्ल है जो हमें बाहर से लेने पड़ रहे हैं, ये तो कम हो सकते हैं, क्योंकि कोई टिंडा नहीं खाता, कोई पालक नहीं खाता, कई आलू पे कंसंट्रेट करते हैं, कोई गाजर नहीं लेता, कोई मूली नहीं लेता। और देखो अब आधुनिक में तो सलाद कोई लेता ही नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट्स लेते हैं, अपने खाने का पार्ट बनाते हैं। मैं भी हूँ, मैं भी खाने का पार्ट नहीं बनाता, लेकिन मैं याद रखता हूँ तो मैं खाता हूँ। मेरे खाने में भी बिस्किट और नमकीन चलती है साथ में रोटियों के, लेकिन मैं एक व्यू दे रहा हूँ कि भाई सलाद हमारे भोजन का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ये 10 अमीनो अम्ल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अनिवार्य अमीनो अम्ल की यदि परिभाषा आती है तो बताए क्या आएगी? ऐसे 10 अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण हमारे जैविक शरीर में नहीं हो पाता है, वो अनिवार्य अमीनो अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। जिनका संश्लेषण जैविक शरीर में नहीं होगा, जिन्हें अनिवार्य रूप से बाहरी खाद्य स्रोतों से ग्रहण करना पड़ेगा, आपको आवश्यकता है उनकी, उन्हें कहते हैं अनिवार्य अमीनो अम्ल। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि गाँव के बूढ़े बड़े सही नहीं हैं, उनकी सलाहें सही नहीं हैं, लेकिन हर बार उनकी सलाहें शायद सही नहीं होती। आप मेरी इस बात से सहमत और होंगे? क्यों होंगे मैं बताता हूँ आपको। 1932 में जब ब्रिटिश साइंटिस्टों को ये पता चला कि भाई 10 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, जिन्हें अनिवार्य रूप से हमें बाह्य खाद्य स्रोतों से लेना पड़ता है, तो इन्हें लेने के लिए पाश्चात्य सभ्यता में एक भोजन प्रणाली इंप्लीमेंट हुई जिसे कहा गया बफेट सिस्टम। जैसे हम बफर सिस्टम कहते हैं, कोई बर्फ सिस्टम कहता है। बफर सिस्टम पता है इंप्लीमेंट क्यों हुआ? हालांकि लॉजिक है, हमारे पढ़ाने के तरीके हैं, और भी कई लॉजिक हो सकते हैं। बफर सिस्टम इसलिए इंप्लीमेंट हुआ कि उन साइंटिस्टों को अपने भोजन में सलाद को अनिवार्य रूप से जोड़ना था। आप कॉमन सेंस लगाइए, जिन गांवों में या गांव के लोगों में आपने सुना होगा कि बफर सिस्टम कोई भोजन थोड़ी होता है, ये तो भैंसों का भोजन है, कोई भी आगे कर लेता है, कोई भी खा रहा है खड़े है, अरे सबसे अच्छा भोजन होता है पत्तल वाला भोजन, वो बोलते हैं इस चीज़ को। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पत्तल वाले भोजन पे कभी भी ऐसा होता है कि लो भाई साहब गाजर गाजर गाजर, लो भाई साहब खीरा खीरा खीरा, लो भाई साहब नींबू 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 नींबू, तो चलो आ भी जाता है यदि भोजन दाल बाटी चूरमा होता है, लेकिन बाकी तो कुछ नहीं आता। लेकिन बफर सिस्टम में आपको पता है अमीनो अम्ल, अनिवार्य अमीनो अम्ल इजी वे में कटे हुए स्टार्टिंग में ही गेट पर मिल जाते हैं आपको। मैं चाहता हूँ जो इस क्लास को ले रहे हैं, साइंस का मतलब ये नहीं है कि आप साइंस ले रहे हैं तो आप समथिंग स्पेशल हो गए, साइंस को यूटिलाइज भी तो करिए। वो सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं जो बफर सिस्टम में आपको टेबल पर सजे मिलते हैं। खीरा है, चुकंदर है, गाजर है, मूली है। और अब आप इस क्लासेस को लेने के बाद कभी भी यदि शादी पार्टी में जाते हैं तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि साइंस के स्टूडेंट होने के साथ साथ हमें अपने पूरे शरीर को अनिवार्य अमीनो अम्ल, एसेंशियल अमीनो अम्ल भी तो देने हैं, वहीं से मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो हमारी बॉडी के अंदर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, जिनमें से 10 बॉडी में बनते हैं और 10 हमारी बॉडी में नहीं बनते। जो 10 हमारी बॉडी में लगातार संश्लेषित होते हैं वो अनावश्यक अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। लेकिन जिन्हें हमारी बॉडी नहीं बना पाती, जो हमें रेगुलरली बाहर से लेने पड़ेंगे, जिनकी आवश्यकता है हमें, वो हैं अनिवार्य अमीनो अम्ल।
इसेंशियल अमाइनो एसिड। बफर सिस्टम में आज के बाद आप कभी भी जाएंगे तो इसेंशियल अमाइनो एसिड को 100% अपने भोजन का पार्ट बनाएंगे। कल मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था ओजोन के संदर्भ में। मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको रेगुलरली याद कराता जाऊंगा। मैंने आपको बेंजीन का खोजकर्ता याद कराया है, माइकल फैराडे। ओजोन को सबसे पहले सोन वाइन ने बनाया था। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। यदि उन्होंने बिना देखे दिए हैं वो आंसर तो मैं आई एम ग्लैडिंग दैट कि यार उनको अब तक याद है, यदि वो मुझसे पढ़े हैं तो। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, किसी चीज़ को पढ़कर याद रखा जाए, बहुत बड़ी बात होती है। सोन वाइन इज़ द राइट आंसर ओजोन के लिए। आज मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको अमीनो अम्लों के ऊपर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता के देंगे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी नहीं बना पाती, वो हमें बाह्य खाद्य स्रोतों से लेने पड़ते हैं। लेकिन एक खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसके अंदर 10 की 10 अमीनो अम्ल एक साथ मिलते हैं ओरिजिनल स्टेट में। उस खाद्य पदार्थ, उस फूड रिसोर्स का नाम क्या है? आप ये आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। मुझे लगेगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लगातार लेते हैं। यदि कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे तो मुझे लगेगा कि आप इंटरेस्टिंग होकर क्लासेस ले रहे हैं। गलत जाएगा आंसर, सही जाएगा, वो नथिंग इशू, कोई इशू नहीं है। लेकिन पार्ट बनना है हमें अपनी वीडियो का कि यार वो कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसके अंदर अनिवार्य अमीनो अम्ल एक साथ 10 की क्वांटिटी में हमें प्राप्त होते हैं। तो आज हमने क्लास नंबर 8 में टॉपिक पढ़ा अमीनो अम्ल। थोड़ा सा रिवाइजेशन देता हूँ आपको। अमीनो वर्ड NH2 के लिए, अम्ल वर्ड COOH के लिए। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो उसे हम कहते हैं अमीनो अम्ल। उसके बाद मैंने आपको अमीनो अम्लों का वर्गीकरण कराया। ये सारी चीज़ें चैप्टर्स में भी आने वाली हैं, ये दिमाग में अपनी बिल्कुल फिक्स रखना। अमीनो अम्ल का पहला वर्गीकरण हमने पढ़ा अमीनो समूह की स्थिति के आधार पर। अमीनो समूह COOH की कंपैरिजन में अल्फा पे है तो वो अल्फा अमीनो अम्ल है। COOH की कंपैरिजन में बीटा पे है तो वो बीटा अमीनो अम्ल है। COOH की कंपैरिजन में गामा पर है तो वो गामा अमीनो अम्ल है। पहला वर्गीकरण कंप्लीट तीनों। दूसरा वर्गीकरण आएगा NH2 और बॉन्ड COOH समूह की संख्या के आधार पर। यदि दोनों की संख्या बिल्कुल इक्वल है तो वो उदासीन अमीनो अम्ल है। यदि अम्ल ज़्यादा है, क्षार कम है तो वो अम्लीय अमीनो अम्ल है। और यदि क्षार ज़्यादा है, अम्ल कम है तो वो क्षारीय अमीनो अम्ल है। इज इट क्लियर? उसके बाद मैंने आपको बताया इसी सेक्शन में कि भाई आपको एक टॉपिक और अपने दिमाग में सेटअप रखना है अनिवार्य अमीनो अम्ल का। और ये टॉपिक ऐसा है जिसमें हमें मार्कर पेन बहुत कम चलाना पड़ता है, एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ता है। बच्चा कंफ्यूज भी होता है कौन से बनते हैं कौन से नहीं बनते। कंफर्म कर लो जो हमारी बॉडी के अंदर लगातार बनते हैं, जिनकी कमी कभी हमारे अंदर नहीं हो सकती, वो अनिवार्य नहीं है। उनकी कमी नहीं होगी तो कोई बीमारी भी नहीं होगी, तो वो अनिवार्य कैसे हुए? लेकिन जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, जो हमें बाह्य खाद्य स्रोतों से गेन करने पड़ते हैं, वो अमीनो अम्ल अनिवार्य होते हैं। उनकी संख्या है 10। और इन 10 अमीनो अम्लों को यदि आप याद कर लें तो ये पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ये बात आप भी जानते हैं कि हमें चैप्टर में भी भाई इनको पढ़ना पड़ेगा। 10 अमीनो अम्लों को हमें याद करना पड़ेगा। 10 अमीनो अम्लों को याद करने की हेडेक हटा देते हैं। वैसे मुझे पता है कि 10th में शायद 10th में ये टॉपिक है और 10th के स्टूडेंट्स शायद इस टॉपिक को अच्छे ढंग से याद भी करते हैं। यदि आपको याद नहीं है तो आप देख लीजिए जो अमीनो अम्ल हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, जिनकी लगातार हमें आवश्यकता होती है, जो हमें बाह्य खाद्य स्रोतों से, आउटर डाइटरी सोर्स से हमें चाहिए, उन 10 अनिवार्य अमीनो अम्लों को याद करने का तरीका होता है TB मिल पथ। मुझे पूरा अंदाज़ा है कि स्टूडेंट समझ गए होंगे, हमने पढ़ा है TB मिल पथ। T से बनता है ट्रिप्टोफेन। स्टूडेंट्स 2 नंबर में आएगा तो ये लिखने पड़ेंगे, कोई रास्ता नहीं है। सोनू सर के पास भी कोई रास्ता नहीं है, नाम तो याद करने पड़ेंगे। शॉर्ट स्टाइल बता सकता हूँ TB मिल पथ। ये 10 अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, हमें बाह्य खाद्य स्रोतों से लेने पड़ते हैं। T ट्रिप्टोफेन, V वैलिन, M से बना मिथियोनिन, I से बना आइसोल्यूसिन,
एल से बना ल्यूसीन, एल से बना लाइसिन, पी से बना फेनिलएलानीन, ए ऑर्जिनिन, टी थ्रियोनीन और एच से बना हिस्टिडीन। टीवी मिलपथ अनिवार्य अमीनो अम्लों को याद करने की बहुत ही पुरानी और फेमस ट्रिक है और सक्सेसफुल भी है। एक बात बोलूं आपसे, बाई चांस आपको इन अमीनो अम्लों के नाम याद नहीं होते, बाई चांस, टू द फैक्ट, तो यार आप टीवी मिलपथ ही लिखाना, लेकिन टीवी मिलपथ के साथ में ये साइन मत बना के आना, एग्जामिनर को पता लग जाए ट्रिक से पढ़ के आया है। भाई क्या करें, एग्जामिनर के सामने यार बेइज्जती बहुत करा देते हो आप लोग कई बार। जिन ट्रिकों को हम आपको याद करने के लिए बताते हैं उनको एग्जामिनर के सामने खोल देते हो। एक बार एग्जामिनर ने एक बच्चे से पूछा कि भाई प्रक्षेप्य कणों की सुगमता का क्रम बता, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स की कोलाइजन का, प्रक्षेप्य कणों की सुगमता का क्रम पता है स्टूडेंट, ये टॉपिक अभी आगे आएगा, चैप्टर का हिस्सा है। तो वो क्रम जो होता है वो होता है एन पी डी ए जे। अब ये याद करने का तरीका है कि भाई न्यूट्रॉन सबसे अच्छा पार्टिकल है, फिर प्रोटॉन है, फिर ड्यूट्रॉन है, फिर अल्फा और फिर गामा विकिरण। ये क्रम है याद करने का। मैं एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं कि आप एग्जामिनर के सामने कैसे रिप्रेजेंट करते हो। टीवी मिल पथ अपनी स्टाइल है याद करने की, एग्जामिनर को रिप्रेजेंट नहीं करना। ऐसे ही प्रक्षेप्य कणों की सुगमता का क्रम है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा, गामा, ये 1 नंबर में बोर्ड के अंदर आता है। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर ये प्रक्षेप्य कणों की जो सुगमता का क्रम है सर इसको याद करने की कोई ट्रिक है क्या। मैंने कहा बदतमीज, इसमें पार्टिकल ही कितने हैं, 5 ही तो हैं, याद कर ले, इतना भी सिस्टम नहीं है क्या। अरे सर इतना भी नहीं है। बेचारे ने बड़े प्यार से मुझसे कहा यार मुझे ऐसा लगा यार मैंने शायद गलत कह दिया इससे। भाई सबका अपना अपना माइंड लेवल है यार, कैसे कह सकते हो आप किसी से। तो मैंने कहा यार उसका नाम नंदू था। मैंने कहा नंदू सुन मेरी बात, बाहर में आने दे, मैं किसी और को नहीं बताया, तुझको बता देता हूँ, तो ट्रिक से याद कर लेना। हाँ सर जी बताओ ट्रिक से। मैंने कि ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि 1 नंबर एज इट इज तू कभी भूलेगा ही नहीं। हाँ सर जी बताओ। मैंने तो उसको ऐसे याद कर लेना, नाना पाटेकर दीवाना आ गया। उसने कहा सर जी ये तो बहुत शानदार ट्रिक है, नाना पाटेकर दीवाना आ गया, इसको तो मैं आप ये समझो 1 नंबर छप गया। मैं भी खुश हो गया यार, बढ़िया यार, नाना पाटेकर दीवाना आ गया से याद कर ले, शानदार तरीका है। अब कोइंसिडेंटली एग्जामिनर जब प्रैक्टिकल ले रहा था तो नंदू के बैच में उसका सीट नंबर 17 था। एग्जामिनर ने कहा अरे 17 सीट नंबर आ जा, तेरा प्रैक्टिकल बाय बाय लेना है। मैंने भाई इसने स्टार्टिंग भी बहुत बढ़िया स्टूडेंट से की है, आ जा भाई। हम भी सामने बैठे थे। एग्जामिनर ने पूछा साहब उससे, हाँ भाई क्या पढ़ के आया है। उसने कहा सर चैप्टर नंबर 14 पढ़ के आया हूँ, जय बढ़ू बायोमोलिक्यूल। उसे यार बहुत अच्छी बात है, जरा पहला क्वेश्चन बता यार, प्रक्षेप्य कण जानता है प्रक्षेप्य कण। हाँ सर जो कण टकराते हैं, वेरी गुड। उनका सुगमता का क्रम बता, मतलब कौन सा कण बहुत अच्छा टकरा। अरे सर जी उसमें क्या है। उसने ट्रिक को और थोड़ा सा चेंज कर दिया। एग्जामिनर भी हंसा, मैं भी हंसा। उसने बताया सर कि हमने तो तरीके से पढ़ा, सोन सर ने पढ़ाया है, नंगा पागल दीवाना आ गया। देखो उसने ट्रिक का कर दिया। वर्ड को अपने आप बदल लेते हैं बच्चे, संस्कारिक को असंस्कारिक में चेंज कर दिया। हालांकि एग्जामिनर को गुस्सा नहीं आया, नहीं वो नंबर भी काट सकता था। अब ये ट्रिक हम आपको इसलिए बताते हैं कि कहीं पर यदि ऐसा लगता है कि आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप रट नहीं पा रहे, या कोई और एनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो ट्रिक आइडेंटिकली नहीं होती, केमिस्ट्री के बेसिक में नहीं आती। ये तो हम आपको अपनी लैंग्वेज में करा देते हैं कि भाई नाना पाटेकर दीवाना आ गया, उसको आप पता नहीं और जाने क्या क्या कर देते हो। वो अपने तक के लिए है, एग्जामिनर को बताने के लिए नहीं है। एग्जामिनर को बताने के लिए सीधा है, अपने दिमाग में आप सोचिए फिर उसको आंसर दीजिए, NPDAZ। अब आप इसको भलो कैसे याद करिए, इस चीज को आप आगे तक याद रखना।
आप में से कई स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, जो बहुत अच्छा रिटन वर्क भी करते हैं, RAS IAS में उनके लिए उम्मीदें काफ़ी अच्छी होती हैं। तो उस समय इंटरव्यू सेशन में इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, आपकी एबिलिटी चेक की जाती है कि आप ट्रिकेबल पढ़ते हो या आइडेंटिकली पढ़ते हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि आप ट्रिकेबल पढ़ते हो या आइडेंटिकली पढ़ते हो। तो इस चीज़ का याद रखना कि हम जो ट्रिक आपको बताते हैं वो आप लोगों की जो माइंड की एनर्जी है उसको बचाने के लिए करते हैं कि इजी वे में जल्दी याद हो जाए। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। अमीनो अम्ल, अनिवार्य अमीनो अम्ल। अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या है 10, जो आपके सामने है। याद करने का तरीका, ट्रिप्टोफेन नंबर 1, वेलिन नंबर 2, मेथियोनिन नंबर 3, आइसोल्यूसिन नंबर 4, ल्यूसीन नंबर 5, लाइसिन नंबर 6, फेनिल एलानिन नंबर 7, ऑर्जिनिन नंबर 8, थ्रियोनिन नंबर 9 और हिस्टडीन नंबर 10। दैट मीन्स टीबी मिल्कपथ। इसी के साथ आप प्रक्षेपणों की सुगमता को भी रट लो अपनी अपनी स्टाइल से, जैसा आपको अच्छा लगे। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, गामा। मैं जानता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको रट गया होगा, आगे तक इसको रटने की ज़रूरत ही आपको नहीं पड़ने वाली है। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 5, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्लों का वर्गीकरण नाउ ओवर। टॉपिक नंबर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5 टॉपिक और कम से कम 20 संरचनाएं अभी बची हुई हैं। आप लोगों को पता होगा कि हमें संरचनाओं को, स्ट्रक्चर्स को बनाने की प्रैक्टिस करनी है, वो टॉपिक भी हमें नहीं छोड़ना है। टॉपिकों के साथ साथ हमें संरचनाओं की नॉलेज भी बहुत अच्छे ढंग से लेनी है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि कल मैं आपको टॉपिक के साथ संरचनाओं की नॉलेज भी दूंगा। तो बने रहिए। जिन क्लासेस को स्टूडेंट्स नहीं देख पाए हैं, प्रीवियस वीडियोस को भी वो यूट्यूब चैनल पे आसानी से देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, have a great night, sweet dreams from Sonu sir.